नमस्कार, मैं अरविंद। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है A2 कक्षा की इस कक्षा में। हम सभी बाल विकास को पढ़ रहे हैं, जो कि टेट और सीटेट के लिए और सभी शिक्षक भर्तियों के लिए जहाँ पर बाल विकास से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण है। आज की कक्षा में हम जीन पियाजे को पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, जिसे हम संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। किस नाम से? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जिसे हम थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। जीन पियाजे का सिद्धांत क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। हम सभी ने बाल विकास जब पढ़ना शुरू किया था, तो उसमें हम डोमेन्स ऑफ नॉलेज के बारे में बात किए थे, जो कि कितने डोमेन्स ऑफ नॉलेज होते हैं? 3 होते हैं। 3 पक्ष होते हैं विकास के। उसमें हमने पढ़ा था फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में और सोशियो इमोशन डेवलपमेंट के बारे में। जिसमें हमने पढ़ा था कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है, वह उसका विकास किससे है? शारीरिक पक्ष से है। वहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट का संबंध किससे है? मानसिक पक्ष से है। और सोशियो इमोशन का जो है, वह क्या है? सामाजिक और संवेगात्मक पक्ष से है। तो इस कक्षा में जो हम जीन पियाजे पढ़ रहे हैं, तो संज्ञानात्मक जो विकास है, इसका संबंध किससे है? मानसिक पक्ष से है। किससे? मानसिक पक्ष से है। संज्ञानात्मक का मतलब ये होता है कि मानसिक विकास। अब मानसिक विकास होगा कैसे? किसी बालक में कैसे पता चलेगा कि उसका मानसिक विकास हो रहा है या फिर कितना हुआ है ना? कैसे पता करेंगे? तो जो संज्ञानात्मक पक्ष है, जो संज्ञानात्मक विकास है, इसमें हम देखते क्या है? मानसिक पक्ष में बालक में उसका जो मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक जो मेंटल प्रोसेस है, वह किस प्रकार से हो रहा है बालक में? क्या मेंटल प्रोसेस किस प्रकार से हो रहा है? उसके विचार कैसे हैं? थिंकिंग, बालक किसी विषय वस्तु पर अपने विचार कैसे प्रस्तुत करता है। वहीं उसके किसी विषय वस्तु पर तर्क क्या है? रीजनिंग बालक में कैसा है? तर्क वितर्क करने की क्षमता कितनी विकसित हो रही है? वह किसी समस्या को किस प्रकार से हल कर पा रहा है? किसी भी समस्या को किस प्रकार से हल कर पा रहा है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना? यही सब फैक्टर है ना, जिससे हम पता कर पाएंगे कि बालक का मानसिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस स्तर तक उस बालक का मानसिक विकास हुआ है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक ही समस्या को देखेंगे कि बालक कई तरीके से हल करने का प्रयास करते हैं। तो बालक का जितना मानसिक स्तर, जिस स्तर तक बालक का मानसिक विकास हुआ है, उस आधार पर बालक अपनी समस्याओं का समाधान करता है। उस आधार पर बालक किसी भी विषय वस्तु के बारे में तर्क वितर्क करता है। उसी आधार पर बालक अपने विचार को प्रकट करता है। वैसे ही उसकी कल्पना भी होती है, इमेजिनेशन भी उसी प्रकार से होती है। तो संज्ञानात्मक विकास में क्या आएगा? इमेजिनेशन भी बालक किस प्रकार से करता है? इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति बालक की कैसी है? किसी विषय वस्तु को लेकर वह किस प्रकार से अपने विचार को प्रकट कर पा रहा है, किस स्तर तक सोच पा रहा है बालक। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होगा? मेंटल प्रोसेस होगा, थिंकिंग प्रोसेस होगा, रीजनिंग प्रोसेस होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें बालक के मस्तिष्क में होती हैं। अब इस संज्ञानात्मक विकास को तो पढ़ेंगे हम, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं जीन पियाजे हैं कौन। जीन पियाजे साहब कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि जीन पियाजे का जो निवास स्थान है, जीन पियाजे कहाँ के हैं? तो जीन पियाजे साहब हैं स्विट्जरलैंड के। कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। और इनके सिद्धांत का नाम आप सभी जानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इनका है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया है, जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इन्हें हम जीन पियाजे साहब को हम फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट भी कहते हैं इन्हें। फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब कि बाल विकास के जनक। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बच्चों को
नन्हा वैज्ञानिक कह के संबोधित किया। क्या कह के? नन्हा वैज्ञानिक, नन्हा वैज्ञानिक कह के संबोधित किया, लिटिल साइंटिस्ट कह के पुकारा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, वह बड़ों की तुलना में कम बुद्धिमान नहीं होते हैं, बड़ों की तुलना में कम बुद्धिमान नहीं होते हैं, बस इनके जो सोचने का तरीका है वह बड़ों से अलग होता है। जो सोचने का तरीका है वह बड़ों से अलग होता है। तो इन्होंने बच्चों को क्या कहा? नन्हा वैज्ञानिक कह के पुकारा, नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी। अब आगे बढ़ते हैं तो इनकी पुस्तकों के बारे में समझ लेते हैं। इनकी पुस्तकों के बारे में समझते हैं कि इनकी पुस्तकें तो बहुत हैं, है ना, लेकिन उसमें 3-4 पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे पहली पुस्तक का नाम है द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, द मोरल जजमेंट ऑफ द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। अगली पुस्तक की बात करें तो द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड की। अगली पुस्तक की बात करें तो द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इनके बारे में और बात करें तो इनका जो रिसर्च था, जीन पियाजे साहब का जो रिसर्च था वह इनके स्वयं के बच्चों पर था। जो इनका रिसर्च था इनके स्वयं के बच्चों पर था। और इनके बच्चे का क्या नाम था? एक का नाम था ल्यूशिन, लॉरेन, और एक बच्चे का नाम था इनके जैकलिन। क्या नाम था? जैकलिन, है ना। पुत्र का नाम था लॉरेंट और पुत्रियों का नाम था ल्यूसिन और जैकलिन। एक पुत्र और 2 पुत्रियां। इन्हीं के ऊपर इनका रिसर्च हुआ था, इन्हीं के ऊपर इन्होंने अपना रिसर्च किया था। यह थे कौन? जो जीन पियाजे साहब हैं, यह कौन थे? यह एक जीव शास्त्री थे, एक जीव शास्त्री थे। इन्होंने सबसे पहले 1920 में बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया। कब किया? तो 1920 में सबसे पहले काम करना शुरू किया। कहाँ पर? बाल विकास के क्षेत्र में। इन्होंने पुस्तकें लगभग 32 पुस्तकें लिखी हैं। इन्होंने पुस्तकें 32 लिखी हैं, और 32 पुस्तकों को पढ़ना जरूरी नहीं है आपके लिए, है ना। और भी जैसे पुस्तकें हैं इनकी प्ले, ड्रीम एंड इमिटेशन इन चाइल्ड, है ना, साइकोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी है, बिहेवियर एंड इवोल्यूशन है, ये सभी इनकी पुस्तकें हैं। इनकी जो विचारधारा थी इनकी जो विचारधारा थी इनकी विचारधारा को विकासवादी मनोविज्ञान का नाम दिया गया। क्या दिया गया? इनकी विचारधारा को विकासवादी विकासवादी मनोविज्ञान विकासवादी मनोविज्ञान नाम दिया गया इनकी विचारधारा को। यह थोड़ी सी जानकारी थी किसके बारे में? जीन पियाजे साहब के बारे में। अब हम इनके सिद्धांत के बारे में समझते हैं। अब इनके सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, जो कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। इन्होंने इस सिद्धांत को 4 भागों में विभाजित किया। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज। पहला क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज। इसे हम संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेदी गामक अवस्था। इस अवस्था की जो आयु है यह 0 से 2 वर्ष है। कितना है? 0 से 2 वर्ष। यह अवस्था कितनी है? तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में होता क्या है? इस अवस्था में बालक जो भी वातावरण का ज्ञान है उसे अपने सेंसरी मोटर से ग्रहण करने का प्रयास करता है, अपने सेंसेस के माध्यम से, अपने इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करता है। कहाँ से? अपने इंद्रियों के माध्यम से, अपने सेंसरी मोटर से क्या करता है? ग्रहण करता है।
सेंसरी मोटर से ग्रहण करने का मतलब क्या हुआ कि वह बालक अपने आसपास, अपने वातावरण में देखकर, कैसे देखकर, सुनकर, देखकर सुनकर, स्पर्श करके, है ना, स्पर्श करके, गंध के माध्यम से और स्वाद के माध्यम से क्या करता है, वातावरण का ज्ञान ग्रहण करने का प्रयास करता है। इस अवस्था की एक प्रमुख बात है कि बालक इस अवस्था में गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करता है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करता है। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर का मतलब लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार कहते हैं, लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार करता है बालक। अब लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार का मतलब क्या होता है कि बालक के सामने जो भी विषय वस्तु है उसी विषय वस्तु के अनुसार बालक का व्यवहार होगा। अगर उसके पास बॉल है तो उस बॉल के साथ खेलेगा, अगर कोई खिलौना है तो उस खिलौने के साथ खेलेगा, बॉल को अगर हम फेंक दे रहे हैं तो उस बॉल के पीछे पीछे भागेगा, अगर बॉल है ही नहीं तो फिर क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो बालक का व्यवहार कैसा होगा, लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार होगा, गोल ओरिएंटेड होगा। हम भी अपना व्यवहार कैसे कर रहे हैं, लक्ष्य निर्दिष्ट ही तो व्यवहार कर रहे हैं। हमारे सामने सीटेट है, हमारे सामने वैकेंसियां हैं, सीटेट का हम एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, तो सीटेट है तो हम जो पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं, सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं। अगर सीटेट ना हो तो हम सीटेट के लिए नहीं पढ़ेंगे, कोई वैकेंसी ना हो तो हम वैकेंसी के लिए नहीं पढ़ेंगे। तो हम भी व्यवहार किसके लिए कर रहे हैं, लक्ष्य निर्दिष्ट ही तो कर रहे हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कर रहे हैं हम। सामने अगर लक्ष्य है तो हम व्यवहार करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। इस अवस्था की खास बात एक और है कि बालक इस अवस्था में नकल करके, अनुकरण करके सीखता है, इमिटेशन के माध्यम से। इसके माध्यम से अनुकरण करके, अनुकरण किसका करेगा, अपने से बड़ों का करेगा, अपने से बड़ों का करेगा। जो आप करेंगे, जैसा आप करेंगे बालक भी वैसा ही करने का प्रयास करेगा। तो आपको नकल करके बालक सीखता है, आपको नकल करके बालक सीखने का प्रयास करता है। और जो भी व्यवहार करेगा बालक, वो सभी व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होंगे। किस पर आधारित होंगे, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होंगे। इस अवस्था की बात करें, आगे बढ़ें, तो इस अवस्था की खास बात एक और है कि इस अवस्था में बालक में वस्तु अस्थायित्व विकसित हो जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस जिसे हम कहते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु अस्थायित्व, वस्तु अस्थायित्व बालक में विकसित हो जाता है। अच्छा, कब तक विकसित होता है, तो 8 से 12 महीने तक बालक में विकसित हो जाता है, 8 से 12 महीने तक। तो उसके पहले क्या होता है, वस्तु अस्थायित्व नहीं होता है। वस्तु अस्थायित्व नहीं होने का मतलब ये है कि अगर बालक के सामने इस अवस्था से पहले, 8 से 12 महीने के पहले, अगर बालक के सामने हम कोई भी विषय वस्तु, जैसे मान लेते हैं गेंद ही उसके सामने रखते हैं, तो गेंद देखकर बालक व्यवहार करेगा। लेकिन जैसे ही वह वस्तु गायब होगी, वह स्कीमा भी उसके मन से गायब हो जाएगा, मस्तिष्क से गायब हो जाएगा। लेकिन 8 से 12 महीने तक आते आते बालक में अगर वह वस्तु सामने है तो स्कीमा बनेगा ही, उसकी छवि उसके मस्तिष्क में बनेगी ही। लेकिन हट जाने के बाद, उसके सामने से वस्तु गायब हो जाने के बाद भी उसके मन में उस वस्तु की छवि बनी रहेगी। इसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, है ना। तो जो इस अवस्था की बात कर रहे हैं, तो इस अवस्था में बालक जब 2 वर्ष का होता है ना, 0 से 2 वर्ष का जो समय है, जब 2 वर्ष का बालक होता है तो लगभग 200 शब्द समझ लेता है। कितने शब्द, लगभग 200 शब्द समझ लेता है, 200 शब्द समझ लेता है। और क्या होता है, वह लगभग एक या दो, कह सकते हैं एक या दो शब्दों को मिलाकर बोल भी लेता है, एक या दो शब्दों के वाक्य को बनाकर बोल भी लेता है। तो इस अवस्था में जो बालक का ज्ञान निर्माण होगा वह कहाँ से होगा, वातावरण से। जो उसका ज्ञान निर्माण होगा वातावरण से, कैसे होगा, अपने इंद्रियों के माध्यम से होगा, देख कर होगा, सुन कर होगा, किसी भी चीज को छू कर होगा, स्पर्श करके होगा, गंध से होगा, और स्वाद के माध्यम से बालक ज्ञान को ग्रहण करता हुआ आगे बढ़ेगा। किसके माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से। और क्या करेगा, गोल राइटेड बिहेवियर करेगा, अनुकरण करेगा, और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट परमानेंस भी उसके मस्तिष्क में विकसित हो जाएगा।
अगली अवस्था में हम प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में बात करेंगे। प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी आयु कितनी होती है, तो 2 से 7 वर्ष का होता है। 2 से 7 वर्ष की जो आयु है, इसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें बालक में एनिमिज्म की भावना विकसित होती है। एनिमिज्म की भावना, एनिमिज्म का मतलब क्या होता है, जीववाद। जीववाद की भावना होती है, जीवात्मा की भावना होती है। अब इसका मतलब क्या होता है, जीववाद की भावना होती है, तो जीववाद का मतलब होता है कि बालक हर विषय वस्तु को, भले ही वह निर्जीव है, उसे भी क्या मानता है, सजीव मानता है। इस अवस्था में बालक हर चीज को, टेबल हो, कुर्सी हो, फैन हो, डोर हो, हर चीज को वह क्या समझता है, सजीव मानता है। अगर उसे दरवाजे से चोट लग गई तो वह रोने लगेगा। जब तक आप दरवाजे को नहीं पीटेंगे, नहीं मारेंगे, तब तक वह शांत नहीं होगा, क्योंकि उसे लगता है कि इस दरवाजे ने मुझे मारा है। भले गलती उसकी है, वह लड़ गया है, दीवार में लड़ गया, दरवाजे में लड़ गया, मेज में लड़ गया, तो रोने लगेगा। जब तक आप उस चीज को नहीं मारेंगे, टेबल कुर्सी को नहीं मारेंगे, तब तक वह शांत नहीं होगा, क्योंकि उसके मन में ये है कि यह भी क्या है, सजीव है और इसने मुझे मारा है। इसी को कहते हैं हम क्या, एनिमिज्म कहते हैं, जीववाद की भावना कहते हैं बालक में। इसी अवस्था में बालक में एक और चीज विकसित होती है, जिसे हम बोलते हैं वह अपलटावली या अनुत्क्रमिकता, इरिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी बोलते हैं, इरिवर्सिबिलिटी जिसे बोलते हैं अपलटावली, या इसी को बोल देते हैं अनुत्क्रमिकता। अनुत्क्रमिकता बोलते हैं। अब यह अपलटावली क्या है, या अनुत्क्रमिकता क्या है, या इरिवर्सिबिलिटी क्या है, क्या होता है ये, एक उदाहरण से समझते हैं, जो कि जीन पियाजे ने स्वयं अपने बच्चे के ऊपर प्रयोग किया था। उन्होंने क्या किया था कि अपने बालक को एक दिन स्कूल जाने से क्या कर दिया, लेट कर दिया। अपने घर से उसको स्कूल जाने में देरी कर देते हैं और उसे अपने साथ लेकर जाते हैं स्कूल। अपनी साइकिल पर बिठाकर उसे क्या करते हैं, स्कूल लेकर जाते हैं। लेकिन करते क्या है कि जिस रास्ते से वह रोज जाता था स्कूल, वह रास्ता नहीं अपनाते हैं, कोई दूसरा रास्ता पकड़ते हैं और उसे घुमा फिरा कर कहाँ पहुंचा देते हैं, स्कूल पहुंचा देते हैं। घुमा फिरा कर स्कूल पहुंचा देते हैं, और जब स्कूल छोड़ते हैं तो बालक से कहते हैं कि जिस रास्ते से स्कूल आए हो, उसी रास्ते से घर चले आना। अब यहाँ पर बालक क्या कहता है, पता है, कहता है पिताजी, मुझे घर से स्कूल आने का रास्ता तो पता है, लेकिन स्कूल से घर जाने का रास्ता नहीं पता है। जबकि वही रास्ता है, लेकिन उसे क्या पता है कि हम जिस रास्ते से आ सकते हैं, उस रास्ते से वापस जा नहीं सकते। जैसे हम मैथ में समझते हैं ना कि 4+2 = 6, लेकिन अगर 6 - 2 कर दें तो उसे नहीं समझ पाएगा कि 4+2 6 होता है, तो 6 - 2 4 कैसे होगा, है ना। बालक नहीं समझ पाता है। तो घर से स्कूल जाने का रास्ता तो उसे पता चल गया, लेकिन स्कूल से घर आने का रास्ता नहीं। इसी को कहते हैं अपलटावली। इसी अवस्था की एक खास बात है कि इसमें बालक में ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रिता होता है बालक में। ईगोसेंट्रिज्म जैसी चीजें होती हैं, जैसे क्या होता है, अहम केंद्रिता क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रिता, अहम केंद्रिता। अब इसका मतलब क्या होता है, अहम केंद्रिता का मतलब क्या होता है, अहम केंद्रिता का मतलब होता है कि बालक को ऐसा लगता है कि जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ही सब लोग सोचते होंगे। जो चीज़ें मुझे पसंद है, वही चीज़ें सभी को पसंद होंगी। जैसे बालक को कार्टून देखना पसंद होता है, तो उसे लगता है कि सभी को कार्टून देखना पसंद होगा। देखते हैं ना, दिन भर बच्चे मोबाइल लेकर कार्टून देखते रहते हैं। तो इस अवस्था में बालक में अहम केंद्रिता बोलता है, अपने आप को बालक सेंटर में रख के समझता है कि जैसा मुझे लगता है वैसा सबको लगता होगा। जो चीज़ें मुझे पसंद है वही सबको। बालक को आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, सोचता है सभी को आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है ना। तो इसे बोलते हैं अहम केंद्रिता। इसी अवस्था की एक खास बात और है, जिसे हम कहते हैं संरक्षण की कमी। संरक्षण की कमी का मतलब लैक ऑफ कंजर्वेशन,
लैक ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण की कमी। संरक्षण की कमी, लैक ऑफ कंजर्वेशन। अब लैक ऑफ कंजर्वेशन क्या है? संरक्षण की कमी। संरक्षण की कमी क्या है? तो हम इस प्रकार समझते हैं कि बालक को अगर हम जूस दे रहे हैं, तो अगर दो बर्तन हम लें, दो बर्तन ले रहे हैं, अगर एक ग्लास ले रहे हैं और कोई एक दूसरा बर्तन ले रहे हैं, है ना, एक दूसरा बर्तन ले रहे हैं, तो बाल्टी जैसा लग रहा है ना, और जूस यहाँ तक ग्लास में यहाँ तक भर दिए और इसमें यहीं तक भर दिए। अब बालक को क्या लगेगा कि जूस इसमें अधिक है, अब देखने में भी तो लग रहा है कि जूस इसमें अधिक है, इसमें कम लग रहा है। तो इसको और बड़ा बनाते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ तक। अब बालक को क्या लगेगा कि जूस इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, अब इसको प्रेफर करेगा, इसको नहीं लेगा। जैसे घर में देखेंगे आप लोग कि बालकों को अगर हम चाय देते हैं, बच्चों को चाय देते हैं, तो जो कप या मग होता है उसमें लेना पसंद करते हैं, जो बड़ा वाला होता है, भले उसमें कम हो लेकिन लेंगे उसी को। तो इसको लेना प्रेफर करेगा, इसको नहीं। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम होता है। जैसे अगर हम सिक्कों की बात करें, जैसे अगर हम 10 के 2 सिक्के बालक को दें और 2 2 के 5 सिक्के दें, तो बालक 10 के 2 सिक्कों को नहीं लेगा, 2 2 के 5 सिक्कों को लेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि यह ज़्यादा है, क्योंकि संख्या में अधिक है। उसके वैल्यू को नहीं जान रहा है, उसके मूल्य को नहीं जान रहा है, वो सोच रहा है कि यह ज़्यादा है, तो ये इससे हमें टॉफ़ी या चॉकलेट ज़्यादा मिलेगा और इससे कम मिलेगा। 10 के 2 सिक्के हैं तो नहीं लेगा, लेकिन अगर 2 2 के 5 सिक्के हों तो इसे ले लेगा, इसे नहीं लेगा। उसे लगेगा कि इससे हमें जो चॉकलेट है वो ज़्यादा मिलेगा, इससे कम मिलेगा, है ना। तो इसे हम कहते हैं क्या? लैक ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण की कमी। बालक समझ नहीं पाता। बालक को हाइट का तो ज्ञान है ना, लंबाई का ज्ञान है, लेकिन चौड़ाई का ज्ञान उसे नहीं है। तो बालक इस बात को समझ नहीं पाता है। कहाँ पर? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। प्री ऑपरेशनल स्टेज में। अगली अवस्था की बात करें तो जो अगली अवस्था इन्होंने दी है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जिसे जिसे हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी जो आयु होती है, ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसे हम स्थूल या ठोस भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? स्थूल या ठोस। स्थूल या ठोस भी कहते हैं। अब इस अवस्था में क्या होता है बालक के साथ? तो इस अवस्था में बालक अब लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर देता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बालक लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर देता है, मतलब तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देगा। लॉजिकल थिंकिंग बिगिंस। लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर देगा। अब वह किसी भी चीज़ को ऐसे ही नहीं मान लेगा, पहले उसके ऊपर तर्क करेगा, है ना, समझने का प्रयास करेगा, फिर उसे स्वीकार करेगा। ऐसा नहीं कुछ भी कह दिए वह मान लिया। लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो गया है। इस अवस्था में बालक में, उस पिछली अवस्था हमने क्या देखा? पिछली अवस्था में था इरिवर्सिबिलिटी, अनुत्क्रमिकता या अपलटावली, लेकिन यहाँ पर बालक में रिवर्सिबिलिटी थिंकिंग जो है वह स्टार्ट हो जाती है। उत्क्रमिकता या पलटावली यहाँ पर बालक में विकसित हो जाता है। रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी बालक में रिवर्सिबिलिटी थिंकिंग विकसित होती है, डेवलप होती है, जिसे हम कहते हैं पलटावली या उत्क्रमिकता, है ना। यह बालक में विकसित हो जाता है। जैसे अभी क्या था कि बालक घर से स्कूल जाने का रास्ता, स्कूल से सॉरी घर से स्कूल जाने का रास्ता तो उसे पता चल गया था, लेकिन स्कूल से घर आने का रास्ता नहीं पता चला था पिछली अवस्था में। लेकिन यहाँ पर अब स्कूल से घर भी जाएगा और यह भी जान रहा है कि इसी रास्ते से घर भी आ सकते हैं। एक ही रास्ते से स्कूल और घर दोनों। बालक में ये चीज़ें अब विकसित होना शुरू हो जाएंगी। और जो अभी हमने देखा कि लैक ऑफ कंजर्वेशन था, इस अवस्था में बालक में कंजर्वेशन, संरक्षण विकसित होगा। कंजर्वेशन विकसित होगा, कंजर्वेशन विकसित हो जाएगा।
बालक अब समझ रहा है कि किसमें जूस अधिक होगा, किसमें जूस कम होगा, है ना। किसमें चाय अधिक है, किसमें कॉफ़ी अधिक है, किसमें कम है, इस बात को अच्छे से भली भांति जानेगा और इसकी अपेक्षा इसे प्रीफर करेगा, पहले लेगा कि इसमें ज़्यादा है, इसे मुझे चाहिए, यह मुझे चाहिए। अब 10 के 2 सिक्के लेगा, न कि 2 के 5 सिक्के लेगा, क्योंकि उसे उसकी वैल्यू का ज्ञान हो गया है कि इससे हमें ज़्यादा टॉफ़ी या चॉकलेट मिलेगा, न कि इससे। इसी अवस्था में बालक में क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित होती है। किसकी क्षमता? क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन जिसे हम कहते हैं वर्गीकरण। अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि कुछ चीज़ें हम इस प्रकार से बालक को दे देते हैं, अभी हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही पढ़ रहे हैं, इस प्रकार से हम चीज़ें उसको दे दे रहे हैं, है ना। तो इन गुणधर्मों के आधार पर बालक इस चीज़ को क्या करेगा, एक साथ रख देगा। जैसे अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल को एक जगह रख देगा, सर्कल को एक जगह और स्क्वायर को एक जगह। लेकिन अगर इसमें हम सिंबल दे दें तो देखिए इस आधार पर भी तो रख लेगा। अगर हम इसमें कुछ लिख दें, जैसे आर इसमें लिख दिए, इसमें जी लिख दिए, इसमें एच लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए आर और जी एच, है ना, यहाँ पर लिख दिए आर जी एच। अब दो तरीके से बालक क्या करेगा, इसको क्लासिफिकेशन करने का प्रयास करेगा। एक तो इसके आकार पर, दूसरा इसमें जो अक्षर लिखा हुआ है उसके आधार पर। आर आर को एक तरफ रख देगा, जी को एक तरफ रख देगा, आज एच को एक तरफ रख देगा। तो इस आधार पर बालक क्या करेगा, किसी विषय वस्तु का वर्गीकरण भी करना शुरू कर देगा। और इसी अवस्था में बालक में श्रृंखलाकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है, जिसे हम सीरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरिएशन कहते हैं, इसे हम कहते हैं श्रृंखलाकरण। अब ये श्रृंखलाकरण क्या होता है कि बालक को हम 5-6 डंडियाँ दे दिए, 5-6 डंडियाँ दे दिए और बोले इसको एक तरफ से क्रम से लगाओ। जैसे अगर हम इस प्रकार से बालक को कुछ दे दिए, है ना, इस प्रकार से दे दिए और बोल दिए कि एक क्रम से लगाओ, तो बालक बहुत ही अच्छे तरीके से इसे अरेंज करेगा और सबसे बड़ी को पहले रखेगा, फिर उसके बाद छोटी को, फिर उससे छोटी को, फिर उससे छोटी को, फिर उससे छोटी। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर को बालक इस अवस्था में समझना शुरू कर देता है ना, 7 से 11 वर्ष की अवस्था में, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगर यही उसके सामने नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर उसके सामने है तो बालक उसको अच्छी तरीके से करने में सफल होगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। इस अवस्था में क्या होता है कि बालक में जो तार्किक क्रियाएं हैं बालक करना शुरू कर देगा। बालकों के विचार जो हैं बड़ों के बिल्कुल निकट निकट होने लगेंगे। निकट होने का मतलब कि अब वह किसी भी विषय वस्तु के बारे में प्रश्न करना शुरू कर देंगे, क्यों कैसे प्रश्न करना शुरू कर देंगे। और सही गलत उचित अनुचित में भेद भी करना शुरू करता है बालक। कहाँ पर? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। बालक दिन तारीख समय महीना वर्ष आदि चीज़ों को क्या करने लगता है, याद करने लगता है, समझने लगता है चीज़ों को। कहाँ पर? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ये था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब अगली अवस्था की बात करते हैं। अगली अवस्था है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था कब से कब तक की है? तो 11 वर्ष के ऊपर, 11 वर्ष के बाद की अवस्था को हम क्या कहते हैं? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। अब इस अवस्था में क्या होगा बालक के साथ? इस अवस्था में बालक अब अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना शुरू करेगा। पिछली अवस्था में हमने क्या देखा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में कि बालक लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अब अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगा बालक में।
ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बालक करेगा, मतलब अमूर्त अवधारणा विकसित होंगी बालक में। क्या होंगी? अमूर्त अवधारणा विकसित होंगी। जो भी विषय वस्तु उसके सामने नहीं है उसके बारे में भी समझने की क्षमता विकसित होने लगेंगी बालक में। विषय वस्तु सामने नहीं है फिर भी वो उसके बारे में सोच सकता है, उसके बारे में डिस्क्राइब कर सकता है ना। इसे बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त अवधारणा। इसी अवस्था में बालक में हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी डेवलप होती है। क्या? हाइपोथेटिकल थिंकिंग। हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी डेवलप होती है जिसे बोलते हैं वैज्ञानिक अवधारणा की परिकल्पना। वैज्ञानिक अवधारणा परिकल्पना भी बालक में विकसित होने लगती हैं। अब बालक किसी भी घटना के बारे में अपने तर्क वितर्क को प्रस्तुत करेगा। जैसे कहीं पर कुछ हुआ तो बालक उसके उसके बारे में तर्क लगाना शुरू कर देगा कि यह चीज अगर हुई है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर कोई घटना घटी है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं बालक यह सोच सकता है। जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं यही तो है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग ही तो करते हैं। कोई भी विषय वस्तु, कोई भी खोज नहीं हुआ है फिर भी उसके बारे में सोच ले रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो बालक अब करना शुरू कर देगा। आप सीटेट में क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं तो उसके पीछे का कारण बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, उसके बारे में बालक सोच सकता है। क्या हुआ होगा कि आप सीटेट नहीं क्वालिफाई कर पाए? अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं हुई होगी, अच्छी पुस्तकें नहीं मिल पाई होंगी, अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाया होगा, या फिर आपको अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाई होगी, इसलिए आप सीटेट नहीं क्वालिफाई कर पाए। तो इस प्रकार से अलग अलग चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। इसी अवस्था में आते आते बालक एडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म हो जाता है। अवस्था में एडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होगा? एडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होगा? किशोर अहम केंद्रिता। किशोर अहम केंद्रिता। किशोर अहम केंद्रिता। अब किशोर अहम केंद्रिता क्या है? अब आप देख ही रहे कि अवस्था कौन सी है, 11 वर्ष के बाद की मतलब बालक अब इसमें एडल्ट भी तो होगा, किशोर भी तो होगा, है ना। तो अब बालक इस अवस्था में अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के रूप में देखना शुरू करेगा कि मैं ही आकर्षक का केंद्र हूँ, आकर्षण का केंद्र मैं ही हूँ। वह देखेंगे कि इस अवस्था में बालक सजना संवरना शुरू कर देता है, अपने आप को बार बार आईने में देखना शुरू कर देता है। उसके बारे में कोई अगर कोई गलत बात कर रहा है तो देखिए कितना हाइपर हो जाता है ना। सोचता है कि लोग मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, मैं मुझे देखकर ही बातें कर रहे हैं, है ना। ईगोसेंट्रिज्म, बालक अपने आप को सेंटर में समझता है कि मैं ही हूँ अट्रैक्शन का, मतलब आकर्षक का केंद्र, लोग मेरे ही बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, ये कब होता है ज़्यादा? सबसे ज़्यादा एडल्ट एज में ही होता है सबसे ज़्यादा, है ना। सबसे ज़्यादा एडल्ट एज में ही होता है बालक के साथ। तो सबसे कम कहाँ होगा और सबसे अधिक कहाँ होगा, यहाँ पर देख लेते हैं। अगर ग्राफ के माध्यम से समझें तो सबसे अधिक बालक में कब होगा? जब वह एडल्ट होगा। चाइल्डहुड में बिल्कुल कम होगा, जब बच्चा होगा तो बिल्कुल कम होगा, ओल्ड जब होगा बुढ़ापे में सबसे कम होगा, बचपन में बहुत कम और बुढ़ापे में बहुत कम। लेकिन जो बीच का समय है जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक संक्रिया की अवस्था कह रहे हैं, जिसे हम एडल्टहुड कह रहे हैं, यहाँ पर बालक में सबसे अधिक एडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म होता है। यहाँ पर बिल्कुल कम होगा। बालक को कुछ भी पहना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छे से पहनाकर उसको अच्छे तरीके से साफ सफाई से पहनाकर छोड़ेंगे, जाएगा कुछ ही टाइम में धूल मिट्टी में खेलकर फिर वैसा ही हो जाएगा। तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कोई क्या सोचता है। लेकिन इस अवस्था में आने के बाद बालक को बहुत कुछ सोचने लगता है बालक, कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। देखेंगे बिल्कुल फिट फाट होकर निकलता है घर से बाहर, बिल्कुल कंघी उंगी लगा के अच्छे से हीरो बन के। लेकिन वही इस अवस्था में देखिए, ओल्ड एज में बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है।
क्या पहने हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो जो सबसे अधिक जो ईगोसेंट्रिज्म होता है बालक में कहाँ पर होता है, बिल्कुल एडल्टहुड में होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही करते हैं। अगली कक्षा में हम अभी अभी तक जितना भी बाल विकास को पढ़े हैं उनसे संबंधित प्रश्नों पर बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।